हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे कि डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन का मतलब प्रांत और रेंज का मतलब परिसर। तो प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो उनकी ये सारणी आपके सामने बनी हुई है। इसको जानने से पूर्व हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक हमने एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा है। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चारों चतुर्थांश बन गए, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम जो बात करते थे शुरुआत में, हमने बात किया कि थीटा जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, अर्थात कोण जो है ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, इसकी बात हमने बताई। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी स्थिर किरण है और हम क्या करते हैं, एक परिक्रमण किरण हमारे पास है जो इधर से इधर की ओर है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमनी है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि थीटा अर्थात यहाँ कोण अगर बन रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई किरण ऐसी है जो कि कोण भले ही वो थीटा के बराबर बना रही है लेकिन वो नीचे की तरफ घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है, तो फिर वो कोण बनेगा तो थीटा, लेकिन यहाँ पर ये कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम जो ये मूल बिंदु है चूंकि आपका, तो OX को हम ये स्थिर किरण मान लें, यानी प्रारंभिक किरण मान लें, तो फिर अगर कोई किरण इस प्रकार से जाएगी, इस तरीके से घूमती चली जाएगी, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, तो वो जो कोण घूमेगी वो कैसे होंगे, सभी धनात्मक। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो थीटा का मान, भाई अगर इसी के ऊपर किरण है, OX के ऊपर ही किरण है, तो वो क्या है, जीरो कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते करके अगर आप यहाँ y पर आ गए तो कितना कोण घूम गए, 90 में। 90 में इसको हम रेडियन प्रणाली में क्या करते हैं, पाई लगेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 90 पाई। फिर यहाँ के बाद अगर और भी आप घूम गए, यहाँ पर आ गए तो कितना घूम गए, 180 अंश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूम गए ना, 180 अंश घूम गए, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में पाई लिखिए। ठीक है, अब यहाँ के बजाय और थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 270। 270 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 3 पाई बाई 2। आप चेंज कर सकते हैं, पीछे बताया जा चुका है रेडियन से डिग्री, डिग्री रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ के बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल एक चक्कर पूरा हो गया, लेकिन यहाँ से जो यहीं पर आ गए तो पूरा 360 अर्थात 2 पाई। ठीक है, अब अगर आप फिर से आगे बढ़ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, उसी प्रकार से फिर आगे आप जितने भी चक्कर लगाते जाएंगे तो आगे उतना ही कोण आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ से ये समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि कोण का मान 360 के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ से चले, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के घूमने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आके रुक गए, तो कितना कोण घूम गए, भाई यहाँ तक आए तो 360 में से घूमे और 90 और घूम गए। ठीक है, तो कितना बन गया, 450, 450। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कहेंगे बस कोण जो है 360 अंश तक ही होता है, वो कितने चक्कर आप घूम रहे हैं उसके आधार पर कोण भी बढ़ता चला जाए। ठीक है, अब एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं तो यहाँ जब हम लोग चतुर्थांश की बात करते हैं, प्रत्येक चतुर्थांश में, तो वहाँ किस प्रकार से कोण बढ़ते जाते हैं, कब, और पॉजिटिव रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर हम इसी प्रकार से क्लॉकवाइज सेंस में घूम करें, मान लीजिए यहाँ पर अभी OX एक प्रारंभिक किरण, स्थिर किरण है, अब इसके नीचे की तरफ हम आ जाए तो हमने कोण कितना हुआ, पाई बाई 2, लेकिन ऋणात्मक लग जाएगा, तो इसलिए देख सकते हैं आप लिखा हुआ थीटा इक्वल टू -90 डिग्री अर्थात माइनस का पाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फिर और इधर आ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, थीटा इक्वल टू -1 डिग्री अर्थात माइनस पाई डिग्री। ठीक है, और इधर आ जाए तो माइनस का 270 डिग्री यानी कि माइनस का 3 पाई। यहाँ से लेकर के यहाँ 270 हो गए, लेकिन ऋणात्मक, इसलिए माइनस। फिर से यहाँ से आप यहाँ पर आ जाए तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अर्थात थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 360 डिग्री अर्थात माइनस का 2 पाई डिग्री। अब आप यहाँ पे पहुंच जाए तो फिर से आप कर लीजिए, तो क्या माइनस में 450 अंश। ठीक है, उसको रेडियन में बदल दीजिए। ठीक, यानी -2 पाई -पाई बाई 2। तो आप जितना भी आगे इस प्रकार से घूमते जाएंगे तो इस
तरीके से घूमने पर भी कोण आपके लगातार बढ़ते चले जाएंगे। बस फर्क केवल ये होगा कि एक क्लॉकवाइज इसलिए इसमें ऋणात्मक आ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए इसमें आपके पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, कॉट हो, इनको हमने हाई स्कूल लेवल पर जो पढ़ा है तो हमने वहां पर कहा फलन नहीं कहा, फंक्शन नहीं कहा, क्योंकि वहां पर फलन पता ही नहीं था आपको फलन होता क्या है। तो वहां पर जब आपने इनका एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, तो जब वहां आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, इनसे परिचय कराया गया, तो वहां आपको बताया कि ये क्या है, त्रिकोणमिति फलन नहीं है, क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। अनुपात इसलिए कहा गया कि जैसे हमने कहते हैं कि भाई साइन क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात, कासेक क्या होता है, कर्ण बटेगा लंब हो जाता है। तो वहां पर आपको दो भुजाओं के अनुपात के रूप में एक त्रिकोणमिति अनुपात का परिचय कराया गया। लेकिन अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं, क्योंकि अब हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं चीजों को एक फंक्शन के रूप में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन के रूप में अध्ययन करने पर आप देखिए कि कोण जो है, अब हम जानते हैं कि थे वहां पर कि जब हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमने एक कोण बनाया, मान लीजिए यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज हो गया 90 अंश, और यहाँ हमने कह दिया थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी निकालेंगे, तो आप ये देखेंगे तो थीटा का मान जो होगा 90 से कम ही रहेगा हमेशा, और 0 से बड़ा ही रहेगा। क्योंकि अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो त्रिभुज कैसे बनेगा भाई, बन ही नहीं सकता। 90 भी नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि जब हम लोग, ये तो कहाँ पर था जब हम लोग अनुपात के रूप में उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उनको फलन के रूप में। तो फलन के रूप में थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होना कोई बाधित नहीं है, ठीक है। ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर होने का मतलब ये है कि थीटा का मान किसी भी चतुर्थांश में पहुंच सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी वो पहुंच सकता, ठीक है। अब हाँ, ये बात अलग है कि भाई वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से पहुंचा हुआ है क्लॉकवाइज सेंस, वो एक अलग डिस्कशन की बात है। लेकिन वो थीटा का मान वो किसी में भी पहुंच सकता, तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम ये जानें कि कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का मान कहां पर पॉजिटिव होता है और कहां पर नेगेटिव। बहुत शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अगर हम इसको ब्रॉड करते चले जाएं तो ब्रॉड करते हैं बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है। अब हमारे पास उतना अभी समय फिलहाल नहीं है, इसलिए केवल आपको संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, केवल एक प्रकार का इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, हम कोई डीप में नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, इस प्रकार से एक ट्रिक है ASTC, इसको आप याद करने के लिए कुछ लोग याद कर लेते हैं, आपका स्कूल कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे लोग याद नहीं कर लेते। A पॉजिटिव, S पॉजिटिव, T पॉजिटिव, C पॉजिटिव, इनका मतलब क्या हुआ, ASTC आपको याद रखना है। हम कहेंगे कि ASTC रूप से आपको, तो आपकी मेमोरी पहुंच जाना चाहिए कि ASTC। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में याद किया था त्रिकोणमिति अनुपात में, तो कहा गया था लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का याद करने का मतलब है कि उसकी सहायता से हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं कि कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात जो है किन दो भुजाओं का अनुपात है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक याद करने की ट्रिक है ASTC, ठीक है। ए का मतलब क्या हुआ, आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब 6 त्रिकोणमिति फलन है, अनुपात नहीं कहेंगे, 6 त्रिकोणमिति फलन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। कब, जब वो कहाँ हो, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में अगर होंगे तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे तो उसमें से साइन, एस का मतलब क्या हुआ, साइन पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो उसी का व्युत्क्रम, ठीक है। तो साइन कॉसेक को छोड़ करके शेष कितने बचे, 4। तो वो जो 4 रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, बाकी साइन और कॉसेक क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। उसी प्रकार से जब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो T पॉजिटिव लिखा हुआ, T फॉर टैन, तो टैन और टैन का व्युत्क्रम कॉट, ठीक है। तो टैन पॉजिटिव और ये क्या हो गया आपका, कॉट। तो टैन और कॉट को छोड़ दिया जाए तो बाकी कितने बचते हैं, 4। तो वो 4 कैसा होगा, नेगेटिव। तो
तो दो पॉजिटिव रहे यहाँ पर रहेंगे कौन कौन से, tan और cot, बाकी शेष जो बचते हैं आपके चार वो कैसे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर चौथे में, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तीसरे चतुर्थांश की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सी पॉजिटिव, सी का मतलब cos, तो cos का व्युत्क्रम क्या होता है, sec, तो cos पॉजिटिव रहेगा, साथ ही साथ sec भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। सी पॉजिटिव का मतलब cos पॉजिटिव एंड sec पॉजिटिव। बाकी बचे कितने, चार कैसे रहेंगे, तो अब आपको याद रख लेना ASPC रूल क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। ASPC रूल की सहायता से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है और किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, ये बात आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे कोण भले ही एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, वहां पर हमारा कोण से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने ये बात देखी दोनों में लिख दी। आप ये मत समझे कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताया गया, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो चाहे क्लॉकवाइज के लिए, देखो यहाँ पर दो एंटी हमने लिख दी, A पॉजिटिव, S पॉजिटिव, T पॉजिटिव, C पॉजिटिव। यहाँ पर कोण से हमारा मतलब नहीं, कोण आपको पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है इसके आधार पर हम पता लगा लेंगे कि वहां पर उस त्रिकोणमितीय फलन का मान पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात तो आप समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मेन वो क्या है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब आप समझ जाते हैं, किसी फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर f(x) या y बराबर, जैसे हमने लिखा y बराबर f(x) या f(x) कुछ भी ऐसा लिख हैं, इसका मतलब क्या, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो x के जो मान यहाँ फंक्शन में रखा जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन, उनका समुच्चय क्या कहलाता है, डोमेन। और y के क्या क्या मान प्राप्त किए जा सकते हैं वो कहलाता है, उनका समुच्चय कहलाता है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है पहले से कि आपने डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का क्या होता है ये हमने बता दिया। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो साइन फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, r का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, तो उसका डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन। परंतु रेंज की बात करते हैं तो रेंज जो होता है इसका -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, यानी -1 से लेकर के +1 तक ही हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये हुआ, आप x का मान यहाँ y बराबर sin x में x का मान कुछ भी रख दें, कोई भी रियल नंबर रख दें, ठीक है, लेकिन जो y का मान आएगा वो कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, अर्थात -1 से लेकर के 1 तक ही आए। cos की बात कर लेते हैं, cos जो होता है सेम वही कंडीशन है जो sin के लिए, वही cos के लिए, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कैपिटल R और रेंज वही -1 to। अब हम बात करते हैं tan में, तो tan x जो है आप देखते होंगे, आपने याद किया होगा जब हाई स्कूल में, वहां पर आपको कहा गया कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हैं इनफिनिटी या फिर अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। तो 90 अंश अर्थात 90 अंश का मतलब π/2, रेडियन में π/2, तो π/2 पर आपका जो tan फलन था वो कैसा था, अपरिभाषित। तो क्या केवल π/2 पर ही ऐसा होगा कि और कभी भी हो सकता है ऐसा, तो और भी स्थानों पर हो सकता है, नहीं ऐसे अनंत स्थान हैं जो जिन पर जो है tan क्या होता है, अपरिभाषित। मतलब कौन कौन से स्थान, उनमें एक रूपता पाई जा रही है, वो स्थान ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए आपका थीटा का मान यहाँ पर ये कितना है आपका π/2, यहाँ पर कितना आ जाता है 3π/2, आगे फिर जो घूम करके जाएंगे, ठीक है, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ऐसे रहेगा। देखिए 1 3, फिर आगे घूम के जाएंगे तो 5π/2, फिर से घूम के आएंगे 7π/2, 1 3 5 7, फिर जाएंगे 11π/2, 1 3 5 7, मतलब कौन सी संख्या है आपकी, विषम संख्या है। यही चीज यहाँ पर भी, वही चीज यहाँ पर भी, केवल माइनस का फर्क। देखिए यहाँ पर देखिए -1π/2, ठीक है, -1 आया, यहाँ पर कितना है -3π/2। अब अगर फिर से घूम करके यहाँ पर आ जाएं और आगे चले जाएं, मैंने बताया कि केवल कोण यहीं से थोड़ी ना अंत हो जाता है, आप आगे भी घूम जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा -5π/2, फिर से घूम के चले आ जाएंगे -7π/2 हो जाएगा,
और आ जाएगा माइनस का 9 पाई बाई माइनस के लेवल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 2 1 3 5 7 9 11 मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है विषम आ रहा है ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी पाई बाई 2 सभी में आ रहा है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 जिसने भी हमने बताया सभी में पाई बाई 2। केवल अंतर क्या है, किसी में 1 आ जाता है, किसी में 3 आ जाता है, किसी में 5 आ जाता है, किसी में 7 आ जाता है, किसी में 9 आ जाता है, किसी में 11 आ जाता है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 क्या हो गए विषम, प्लस में भी है और माइनस। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कह देते हैं कि देखिए tan जो है कहाँ परिभाषित नहीं होगा। हमने बताया कि tan जो परिभाषित नहीं होगा वो कब नहीं होगा परिभाषित, वो तब नहीं होगा परिभाषित जब x का मान मान लीजिए y बराबर tan की बात कर रहे हैं, तो जब x का मान जो है पाई बाई 2 का कोई विषम गुणज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल विषम गुणज होगा किसका पाई बाई 2 का, तो उस स्थिति में जो tan होगा वो हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इनफिनिटी मान है वहां पर। ठीक है, तो विषम गुणज, तो विषम गुणज को हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखिए। तो मतलब अब इनको छोड़ करके तो बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। भाई हमने कहा विषम गुणज नहीं हो सकता, तो बाकी सब कुछ तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर भी tan हो सकता है, यहाँ पर भी tan हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, केवल कहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, है ना। अब कोण घूमने पर यहाँ जितना भी बढ़ता चला जाए वो गलत बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर नहीं होगा tan पर, समझ में आ रहेगा। तो शेष स्थानों पर तो होगा, और शेष स्थानों का मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर में से घटा लीजिए, किनको घटा लीजिए जिन पर परिभाषित नहीं हो रहा है, किन पर परिभाषित नहीं हो रहा, विषम गुणांक, इसके विषम गुणांक पाई बाई 2। देखो विषम का मतलब हो जाता है यहाँ पर 2n + 1, 2n + 1 एक विषम संख्या आ जाएगी। कैसे 2n + 1, n क्या है आगे बता दिया, n बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब आप जरा बताइए इंटीजर का मतलब आप समझ गए ना, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 इस तरीके। अब अगर यहाँ 0 रखते हैं, n का मान 0 रखते हैं कितना आ जाएगा, n बराबर 0 पर 1 आ जाएगा। आप n बराबर 1 रखो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप एक n बराबर 2 रखो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 रखो कितना आ जाएगा, ये कौन सी संख्या है विषम। अब हाँ अगर हम यहाँ -1 रखते हो तो यहाँ कितना आ जाता है -3 आ जाता है। यहाँ पर अगर -2 रखते हो तो कितना आ जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर अगर -1 रखते हो तो आपका यहाँ पर हो जाता, लेकिन आपकी विषम संख्या है। देखिए अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -1, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -5। ठीक है, लेकिन आएगा तो वो विषम ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, n बराबर 0 तो कितना आता है आपका, n बराबर 0 तो 1 आ जाता है। अगर हम n बराबर 1 रख देते तो 3 आता था, लेकिन अगर -1 रख दें तो -8 आता है। क्योंकि 2 × -1 अर्थात -2 + 1 अर्थात कितना आएगा -1 आ जाएगा। n का मान हम कितना रख दें, -2 रख दें तो -2 × 2 अर्थात -4 + का 1 अर्थात -3 आ जाएगा। n का मान -3 रख दें तो -3 × 6 -6 + 1 अर्थात -5 आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 रखने पर भी क्या, चाहे 1 2 3 रखें या फिर -1 -2 -3 रखें, यानी पॉजिटिव पूर्णांक रखें या फिर नेगेटिव आपके इंटीजर्स रखें, उसमें सभी में क्या आता है यहाँ पर ऑड नंबर ही तो आते हैं, और हमें ऑड वाले ही हटाने थे, विषम वाले ही हटाने। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, रियल नंबर में से एक सेट माइनस कर दिया गया, पूरा एक समुच्चय माइनस किया गया, क्योंकि एक तो है नहीं कई है ना, उसको समुच्चय के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। x such that x = 2n + 1 × पाई बाई 2। 2n + 1 का मतलब क्या हुआ, विषम गुणज, इसके विषम गुणज पाई बाई 2 के विषम गुणज आप हटा देंगे। ठीक है, और बाकी सब कुछ हो सकता है। अब ये तो कर रहा है डोमेन, रेंज की बात करते हैं तो रेंज इसका क्या होता है, मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता। देखिए अगर आपको ये 3 याद हो गए तो फिर ये 3 याद करना उतना कठिन नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। तो tan तक हमें याद हो गया। अब हम अगर काट की बात कर लेते हैं,
आप ये देखिए कि tan cot का मतलब क्या होता है 1/10। 1/10 मान लीजिए 1/10 तो ठीक है, लेकिन tan अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 नहीं हो गया। तो अब आपको ये याद रखना है कि tan का मान 0 कब हो जाता है, तो tan 0 का मान 0, ठीक है। तो क्या केवल 0 पर ही 0 रहेगा? और भी तो स्थान होंगे ना। 0 कहाँ आ रहा था, यहाँ पर, इसके बगल में और क्या लिखा है 360 अर्थात 2 पाई, यहाँ पर भी रहेगा। और इसके ठीक सामने यहाँ पर देखिए 180 पर भी रहेगा, ठीक है। मतलब आगे भी कोण अगर हम बढ़ते चले जाएं तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये क्या है 0 पाई कह सकते हैं, ये क्या है 2 पाई है। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई है। अब यहाँ पर अगर हम एक चक्कर और घूम जाए तो कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, और घूम जाए तो 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पाई चलता रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये क्या है -1 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई, माइनस का 5 पाई, ये चलते रहेंगे। समझ गए ना? पाई के गुणांक यहाँ क्या आ रहा है n आ रहा, मतलब इंटीजर आ रहा। कभी 1 आ जाता है, कभी 0 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है, कभी -2 आ जाता है, कभी -3 आ जाता है, ठीक है। n के गुणांक n पाई गुणांक यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके इंटीजर से आ रहे हैं। इसीलिए इंटीजर पाई के जितने भी गुणक हैं उनको आपको सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उतने पर क्या होता है tan का मान 0 हो जाता है। तो जब tan का मान 0 है तो 1/10 मतलब काट का मान क्या हो जाएगा परिभाषित हो जाएगा। इसलिए काट कहाँ पर परिभाषित है, जब वहां पर x का मान क्या हो n पाई के बराबर हो। n पाई का मतलब पाई के सभी गुणक, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा π/2 के विषम गुणक, तो यहाँ क्या कहेंगे पाई के सभी गुणक, पाई के सभी गुणक जो होंगे वहां पर काट आपका अपरिभाषित हो जाता है। यही कारण है कि हम इसके जब डोमेन में लिखेंगे तो रियल नंबर में से घटा देंगे, इनको घटा देंगे जो आपके पाई के सभी गुणक होते हैं। पाई के सभी गुणक मतलब n पाई, तो n के स्थान पर आप 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, -2 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, यानी कोई भी इंटीजर रख दीजिए। तो r माइनस x such that x equal to n pi where n belongs to r, यहाँ पर i क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए कि cot x का जो है डोमेन क्या होता है, cot x का रेंज क्या होता है, वो भी रियल नंबर। cot x कोई भी मान आ सकता है, कोई भी रियल नंबर इसका मान बराबर। आइए हम sec x की बात कर लेते हैं। तो आपको ये याद करना है भाई sec किसका उल्टा होता है cos का, ठीक है, cos का उल्टा होता है। अब cos का मान 0 हो जाता है कभी कभी, कब 0 हो जाता है cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, आपको याद होगा cos 90 की वैल्यू, तो क्या केवल 90 की वैल्यू 0 होगी, जैसे tan में देखा था, तो tan 90 की वैल्यू 0 नहीं हुई थी। यहाँ पर जितने आ रहे थे कोण, यहाँ पर जितने भी कोण आ रहे थे, या नेगेटिव वाले में बात करें तो यहाँ पर जितने कोण आ रहे थे, यहाँ पर भी जितने कोण आ रहे थे, मतलब यहाँ का मतलब क्या होता है π/2 के विषम गुणज, π/2 के विषम गुणज, मतलब π/2 के विषम गुणज आपको यहाँ पर भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पर जो है वो cos का मान 0 हो जाता है और sec मान का मतलब क्या होता है 1/cos, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो आपको क्या हटा देना है π/2 के विषम गुणज हटा देना है। तो आप ध्यान दीजिए कौन को देखिए रियल नंबर माइनस x such that x equal to 2n + 1 π/2 where n belongs to i। तो आप देख सकते हैं, आपको याद करने के अनुसार अगर देखें तो tan का डोमेन और यहाँ पर sec का डोमेन वो क्या है बराबर है, सेम है। क्या घटाया गया इसमें रियल नंबर में से π/2 के विषम गुणज हटा दिए गए, यहाँ पर से भी हटाए गए और यहाँ से भी π/2 के विषम गुणज जितने भी थे वो सब। अब हम बात करते हैं sec x का रेंज की, ठीक है। तो sec x का रेंज देखिए ध्यान दीजिएगा, cos का रेंज क्या होता है -1 से +1 होता है, ठीक है। अब -1 से +1 है, sec x बराबर क्या होता है 1/। अब ध्यान दीजिए cos का मान लीजिए आपका अगर मान लीजिए 0.5 हो गया, 0.5 मतलब -1 से 1 के बीच में तो आ रहा है ना। अब ये जब इतना हो गया तो कितना इसका 1/0.5 का मान कितना आएगा जरा कैलकुलेट करिए। तो इसको लिखेंगे 10/5 दशमलव हटाएंगे 0 पड़ जाएगा, कितना आएगा
2 आ जाएगा, एक से ज्यादा आ गया। दरअसल बात यह है कि sec x जो होता है 1/cos x होता है। अगर यहाँ पर cos x का मान -1 से +1 के बीच में 0 को छोड़ करके अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो जो sec x का मान आता है वो 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। हाँ, अगर cos का मान 1 रख दो तो 1/1 आ जाएगा, और अगर -1 रख दो तो -1/1 तो -1 + 1 तो आ जाएगा sec का। लेकिन आप कहें कि -1 से छोटा बड़ा आ जाए, 1 से भी छोटा आ जाए, अर्थात -1 से 1 के बीच में आएगा तो नहीं है। तो sec का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 या -1 से छोटा, +1 या +1 से बड़ा। तो -1 से छोटा का मतलब क्या हो, -1 यूनियन 1 to, ठीक है। cos x की बात कर लेते हैं। अब देखो cos x का मतलब हो जाता है 1/sin, ठीक है। तो sin का मान 0 कब हो जाता है आपका, sin 0 होता है, sin 0 का मान 0। तो क्या केवल 0 पर 0 होगा, नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ जितने भी कोण आएंगे सभी 0 हो जाएंगे। और यहाँ का मतलब क्या होगा, पाई के गुणज, पाई के सभी गुणज, सभी ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। तो उनको हटा देना पड़ेगा आपको, इन पर 0 हो जाता है। जहाँ sin 0 तो वहाँ पे cos x का मतलब तो 1/0 हो जाएगा, 1/sin है तो 1/0, तो उनको हटाना पड़ेगा आपको, तो हटा दिए। तो रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, such that x equal to n pi where n belongs to i। और देखो यही चीज हमने यहाँ पर भी देखी थी कार्ड वाले। तो आपको याद रखना है कि cos x और कार्ड का जो है डोमेन सेम है, इसी प्रकार sec और tan का डोमेन सेम है, और यहाँ पर sin और cos का डोमेन क्या है, सेम है। अगर हम cos x के रेंज की बात कर लें तो जो बात अभी हमने आपको यहाँ sec के लिए समझाई वही बात इनके लिए, क्योंकि जो आपका cos x है तो cos x क्या 1/sin x, और sin का मान क्या है, -1 से +1 के बीच में है। हाँ, -1 रखोगे तो 1/-1 अर्थात -1 आ जाएगा। आप sin का मान 1 रखोगे 1/1 अर्थात 1 आ जाएगा। तो -1 तो आएगा, लेकिन आप अगर सोचो कि -1 से 1 के बीच की कोई संख्या रखना है एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, तो कोई संख्या रखोगे तो इसका जो मान आएगा वो -1 के 1 के बीच में नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो, -1 से छोटा आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। इसीलिए -1 यूनियन 1 to। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ विशेष चीजें बताई गई। हालांकि हमने यहाँ पर किसी भी बात की विशेष तरीके से गहराई पर नहीं गए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल आपको इतना है कि आप इन सभी चीजों को समझें और इनको प्रैक्टिस में लाते हुए कुछ इस प्रकार से जैसे लिख लिख करके ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनको याद किए हुए आपका काम आगे नहीं चल पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री देखिए इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, बहुत इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आपका हाई स्कूल लेवल पर बहुत छोटा था, और फार्मूला यहाँ पर इतने हैं कि जितने आप सबसे ज़्यादा फार्मूला इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए नए नए फार्मूला मिलते रहेंगे, ठीक है। आप उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद।